नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा। सिलीगुड़ी और कोलकाता में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 की आज पहली ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। वांगचुक की हालत बनी हुई है स्थिर। अमेरिका ने लगातार 7वें दिन ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले। ईरान ने भी किया पलटवार। बहरीन में अमेरिकी ड्रोन डिपो और एआई सेंटर को मिसाइलों से उड़ाने का किया दावा। और भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में बनाई जगह। रोमांचक सेमीफाइनल मैच में सिंधु ने चीन की चेन यूफेई को 21-19, 15-10 के अंतर से हराया। और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह कल रात सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री आज उत्तर बंगाल में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। अमित शाह जुमागाज में सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही वो वृक्षारोपण अभियान में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद अमित शाह सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वो कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बैठक करेंगे और राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित शब्द संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमूल बंगाल डेयरी के नए दही निर्माण संयंत्र की आधारशिला भी गृह मंत्री रखेंगे। भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र आज ऐतिहासिक उड़ान भरने के लिए तैयार है। निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस अपने ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। स्काई रूट एरोस्पेस आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से अपने विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट की पहली टेस्ट फ्लाइट का प्रयास करेगी। ये लॉन्च कई मायनों में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी तरह डिजाइन और विकसित किया गया ऑर्बिटल श्रेणी का रॉकेट भारतीय धरती से उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मिशन का नाम आगमन रखा गया है। करीब 7 मंजिला ऊंचाई वाले इस रॉकेट में 3D प्रिंटेड इंजन और सॉलिड बूस्टर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस मिशन के जरिए कई टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में ग्राहा स्पेस, कॉस्मोसर्व समेत कई कंपनियां शामिल हैं और इसके साथ ही कॉस्मिक ब्लूम मिशन के तहत एक माइक्रो आर्ट पीस भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। विक्रम-1 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए विक्रम-S के बाद स्काई रूट का अगला बड़ा कदम है। ये रॉकेट करीब 350 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने में सक्षम होगा। मिशन आगमन का लक्ष्य करीब 450 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा और 60 डिग्री झुकाव वाली ऑर्बिट तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की लॉन्चिंग पर स्काई रूट टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक नई शुरुआत। आज सुबह 11:30 बजे स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च करेगा। ये 4 स्टेज वाला रॉकेट तेजी से और ज़रूरत के हिसाब से लॉन्च सर्विस देने के लिए बनाया गया है। ये मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दिखाता है।
ये भी दिखाता है कि कैसे हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधार, इनोवेशन और उद्यम के लिए नए अवसर खोल रहे हैं। सफल लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। विक्रम 1 ऊंचाइयों को छुए, इतिहास रचे और इनोवेटर्स की एक पीढ़ी को प्रेरित करे। मैं सभी भारतीयों, खासकर अपने युवा दोस्तों से अपील करता हूं कि वो इस ऐतिहासिक मिशन को देखें और स्काई रूट टीम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दें। विक्रम 1 रॉकेट के बारे में विस्तार के साथ आपको बताते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये अपनी उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम 1 रॉकेट उड़ान भरेगा। पहली निजी ऑर्बिटल रॉकेट उड़ान के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। विक्रम 1 की आज टेस्ट फ्लाइट होनी है और श्रीहरिकोटा से ये अपनी पहली उड़ान भरेगा। विक्रम 1 की आज होगी टेस्ट फ्लाइट और श्रीहरिकोटा से ये अपनी उड़ान भरेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि विक्रम 1 भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया है। मिशन का नाम रखा गया है आगमन। रॉकेट में होंगे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, पेलोड, ग्राहा स्पेस, कॉस्मोसर्व समेत कई कंपनियां इसमें शामिल है। तो स्पेस क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र है उसका आगमन और ग्राहा स्पेस, कॉस्मोसर्व समेत कई कंपनियां शामिल अपने आप को करती हुई नजर आईं। एक माइक्रो आर्ट पीस भी इस पूरे मिशन का हिस्सा है। 7 मंजिला मल्टी स्टेज रॉकेट है, 3D प्रिंटेड इंजन और सॉलिड बूस्टर भी। तो एक माइक्रो आर्ट 7 मंजिला मल्टी स्टेज रॉकेट और इसके साथ साथ 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में विक्रम एस की सफल उड़ान हमने देखी। 350 किलोग्राम तक उपग्रह ले जाने में सक्षम है विक्रम 1। अब इसके लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो लक्ष्य जो है वो 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर ऊंचाई और साथ ही साथ 60 डिग्री झुकाव वाली कक्षा तक पहुंचने का इसका अपना लक्ष्य है। आइए रुक करते अगली खबर का। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 21वें दिन तबियत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि ये कदम डॉक्टर्स की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार उठाया गया है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त यानी कि डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि वांगचुक की हालत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें ज़रूरी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वांगचुक की जांच इलाज कर रहे हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स द्वारा उनकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच की जा रही है। सफदरजंग अस्पताल के अनुसार सोनम वांगचुक को ज़रूरी स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। लंबे समय तक उपवास और शरीर में पानी की कमी के कारण वो कमज़ोर हो गए हैं। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन शरीर की सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लगातार निगरानी और इलाज की ज़रूरत है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वांगचुक को ज़रूरी चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने संयम बनाए रखा और कार्रवाई को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की और कहा कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्वक प्रदर्शन स्थल खाली कर दें। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है। सनातन आस्था के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंदिर कर्मचारी राजेंद्र चौहान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा।
चमोली पुलिस के एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि एसआईटी जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर चौहान को सह अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया गया है। चौहान 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों में सामने आया कि चौहान ने निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर थाली भेंट गणना के दौरान प्राप्त धनराशि और दान सामग्री का हिस्सा अपने कब्जे में लिया। फुटेज में 22, 25 और 29 जून को उन्हें नोटों की गड्डियां, दान सामग्री और आभूषण जेब में रखते देखा गया। मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले प्रमोद नौटियाल को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मंदिर रिकॉर्ड में ओवर रेटिंग मिलने के बाद खजांची संदेश मेहता को भी उनका भी तबादला कर दिया गया। आइए रुक करते अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में उद्योगों और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 के तहत अब उद्योगों को उनके जोखिम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। कम जोखिम वाले उद्योगों को कम औपचारिकताओं के साथ अनुमति मिलेगी, जबकि बड़े और अधिक जोखिम वाले उद्योगों के लिए जरूरी निगरानी व्यवस्था जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए नियमों की तस्वीर बदलने जा रही है। अब कारोबार की मंजूरी जोखिम के आधार पर तय होगी, यानी कम जोखिम वाले उद्योगों को कम प्रक्रियाओं के साथ तेजी से अनुमति मिलेगी। विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 का उद्देश्य उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस नई व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ रिस्क बेस्ड बिजनेस परमिशन लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानून के तहत हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता खत्म होगी और 8 विभागों की 43 सेवाओं को नई व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिलने की उम्मीद है। I see this is most welcoming step by government of Chhattisgarh for the ease of doing business. We industrialists and businessmen both welcome this step for our daily running of the business or industry. नई व्यवस्था में कम जोखिम वाले उद्योगों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे बार बार होने वाले निरीक्षण और अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी आएगी, जिससे कारोबारियों का समय और लागत दोनों बचेंगे। सरकार का मानना है कि ये कानून निवेश को बढ़ावा देने के साथ उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पानी कनेक्शन, फर्म और सोसाइटी पंजीकरण और बिल्डिंग प्लान मंजूरी जैसी सेवाओं को भी सरल बनाया जाएगा। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में तंत्र और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद इसकी मॉनिटरिंग करेगी। सरल नियमों, तेज मंजूरी और जोखिम आधारित व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ उद्योगों के लिए एक नए निवेश मॉडल की ओर बढ़ रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ये पहल राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर तैयार करने में अहम साबित होगी। इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां उद्योग और कारोबारों को उनके जोखिम रिस्क के आधार पर वर्गीकृत कर अनुमति देने की व्यवस्था होगी। अपने कैमरा सहयोगी काशीनाथ साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आइए चलते मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। कटनी जिले के इस्लामाबाद में देश की सबसे ऊंची भूमिगत जल सुरंग का निर्माण पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका अवलोकन किया। अब बरगी बांध का पानी पहली बार बगैर किसी पंप या लिफ्ट के प्राकृतिक ढलान यानी गुरुत्वाकर्षण के सहारे विंध्य की धरती तक पहुंचेगा। वर्षों की मेहनत और कई चुनौतियों को पार कर तैयार हुई ये सुरंग किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। नर्मदा के पानी को विंध्य की प्यास बुझाने का सपना अब साकार हो चुका है। चट्टानों के बीच, जमीन की गहराइयों में और तमाम प्राकृतिक चुनौतियों को पार करते हुए तैयार हुई ये भूमिगत जल सुरंग मध्य प्रदेश के जल प्रबंधन की एक बड़ी उपलब्धि बन गई है। करीब 11.952 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत जल सुरंग नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। वर्ष 2008 में स्वीकृत
टनल बोरिंग मशीन की मदद से तैयार की गई इस सुरंग का निर्माण आसान नहीं था। ऊंचे भूजल स्तर, कठोर चट्टानों, सिंक होल और कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर्स और श्रमिकों के सतत प्रयासों से यह महत्वाकांक्षी परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सलीमनाबाद पहुंचकर परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक जल सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि का नया आधार बनेगी। संभव काम था जो संभव हुआ, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। किसान कल्याण वर्ष का तो सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। इस परियोजना के शुरू होने से कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा के पानी से नियमित सिंचाई मिल सकेगी। वहीं जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों के लगभग 1,450 गांवों की करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि भी इस योजना से लाभान्वित होगी। परीक्षण और आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अक्टूबर 2026 से इस सुरंग के माध्यम से जलापूर्ति और सिंचाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 6 दिन तक चली सस्टेनेबल और सर्कुलर टेक्सटाइल को समर्पित वीव द फ्यूचर 4.0 प्रदर्शनी शुक्रवार को संपन्न हो गई। सस्टेनेबल और सर्कुलर टेक्सटाइल को समर्पित इस राष्ट्रीय मंच पर देश भर से आए कारीगरों, डिजाइनर्स, स्टार्टअप्स और रिसाइकलिंग से जुड़े उद्यमों ने अपने अपने नवाचार प्रदर्शित किए। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली हाट में 6 दिनों तक चली वीव द फ्यूचर 4.0 अपसाइक्लिंग एडिशन प्रदर्शनी का सफल समापन हो गया। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए 100 से अधिक ब्रांड, कारीगर, डिजाइनर, रिसाइकलिंग कंपनियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों, फैशन डिजाइनरों, उद्योग से जुड़े लोगों और आम नागरिकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। आगंतुकों ने देखा कि किस तरह टेक्सटाइल कचरे को नई सोच और तकनीक के जरिए उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ ये देख के कि ये जो नई जनरेशन है वो इन्वॉल्व्ड है इस सब काम में, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की। अब आगे चल के इसकी बहुत अहमियत होएगी। कपड़े का बहुत वेस्टेज हो रहा है, हम खुद करते हैं, तो इट्स वेरी एनलाइटनिंग टू नो दिस। प्रदर्शनी में देश भर से आए कारीगरों, डिजाइनरों, स्टार्टअप्स और सामाजिक उद्यमों ने कपड़ा अपशिष्ट से तैयार अपने नवाचारों और उत्पादों को प्रदर्शित किया। अच्छा एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, ताकि जो ब्रांड्स है जो एक बेटर कॉस्ट की तरफ वर्क कर रहे हैं वो सारे एक साथ कोलैबोरेशन में आकर अपना काम डिस्प्ले कर सके। जितनी भी चीज़ें आप टेक्सटाइल में वेस्ट सोच सकते हैं उन सबको इस्तेमाल करके यहाँ पे लोगों ने नए नए तकनीक से चीज़ें बनाई हैं। मैं इस मिशन पे 2.5 साल से काम कर रही हूँ और एक मटेरियल पे काम कर रही हूँ विच इज़ अपॉल्स्ट्री वेस्ट। जो हमारे सोफ़े बनते हैं उनकी जो कतरनें होती हैं वो हम रीयूज़ करके अपने फैब्रिक्स डिज़ाइन करते हैं और उससे अपने एंड प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। वस्त्र अपशिष्ट को कम करने, अपसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और सर्कुलर टेक्सटाइल इकोनॉमी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय की ये एक राष्ट्रीय पहल है। हम ये 4th एडिशन में हैं
और ये 4th एडिशन में हमने 103 ब्रांड्स के द्वारा अलग अलग तरीके से कैसे हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को ज़ीरो वेस्ट, पैटर्न्स को बेहतर समझ करके क्या टेक्सटाइल्स आपकी स्किन और हमारे लिए बेहतर है, इस बारे में बात करके अपने अपने तरीके से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन दर्शाने की कोशिश करी है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार वीव द फ्यूचर अब केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि कारीगरों, डिजाइनरों, छात्रों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाने वाला राष्ट्रीय मंच बन चुका है। वीव द फ्यूचर 4.0 प्रदर्शनी सफल समापन के साथ कई संदेश छोड़ गई। वीव का ये मंच बताता है कि भारतीय पारंपरिक शिल्प, आधुनिक डिजाइन और विकास उन्मुखी सोच मिलकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य बदल सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं शमीम अख्तर, डीडी न्यूज़, दिल्ली हाट। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी निगरानी व्यवस्थाओं को कमजोर करना है। अमेरिकी सेना ने ईरान के तलातारी बंदरगाह स्थित समुद्री निगरानी टावर को भी निशाना बनाने का दावा किया है और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाज़ों को रोकने का भी दावा किया है। इसके साथ ही ईरान ने चेतावनी भी दी है कि यदि अमेरिकी हमले 2 से 3 दिन और जारी रहे तो वो पूर्ण पैमाने पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू कर देगा। ईरानी मीडिया ने यज़्द, अवाज, फास और बुशहर समेत कई इलाकों में विस्फोटों की भी सूचना दी है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 2 तेल टैंकर विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गए और ये समुद्री मार्ग अब बेहद असुरक्षित हो गया है। इस सब के बीच यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों की निंदा की है। संघर्ष के लगातार विस्तार से पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनाव से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत लगाए गए प्रतिबंध और उसके नेताओं की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से पूरी इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अपील की है। UN Human Rights Chief Volker Turk appeals for calm in Pakistan-administered Kashmir amid a wave of unrest ahead of regional elections at the end of the month. Dozens of people, mostly protesters but also law enforcement personnel, have reportedly been killed since June ahead of the vote for the Legislative Assembly on the 27th of July. We call for prompt, thorough and impartial investigations into all deaths that have occurred due to the unrest, both amongst protesters and members of the security forces. We urge the authorities to ensure full internet access throughout the territory. The High Commissioner calls for meaningful and inclusive political dialogue to address the underlying issues and grievances of the local population.
फीफा विश्व कप में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगी। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में 1-2 से हार मिली थी और दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है। ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के रोमांचक रहने की पूरी उम्मीद है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।